गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वक्फ बिल पर जो घमासान मचा हुआ है वही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और उसके साथ ही साथ इस वक्फ बिल को कैथोलिक समुदाय का साथ मिला है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वक्फ बिल को मिला कैथोलिक समुदाय का साथ, आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। वक्फ बिल को मिला कैथोलिक समुदाय का साथ, तो अल्पसंख्यक समुदाय का साथ भी मिल रहा है इस वक्फ बिल को। और इसके साथ ही क्या कुछ है इसके मायने, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल फिरोज बख्त अहमद जो कि पूर्व चांसलर हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम अपने बाकी मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ पूजा मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे आपका तारुफ हम कराएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूजा जी आपके साथ, आप महिला शक्ति के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो शुरुआत भी आपके साथ करेंगे। आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ न्याय हो, ट्रांसपेरेंसी आए इस वक्फ कानून में? जो पंक्ति में खड़े आखिरी मुसलमान हैं उन तक जो ये वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे जो अर्जित आय है वो उन तक पहुंच सके? आपको नमस्कार और साथी को मेरा नमस्कार। आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें जी। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो महिलाएं हैं, चलिए आपके पास हम बाद में आते हैं, आपके पास पूजा जी बाद में आते हैं। पूजा जी बाद में आते हैं, नेटवर्क उम्मीद करते हैं कि तब तक ठीक होगा। अजय वर्मा के पास आते हैं। अजय वर्मा जी, यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि आप लोग वक्फ बिल के, संशोधन बिल के खिलाफ खड़े हैं? क्योंकि एक वर्ग तो ये भी कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात हो जहां समाजवादी पार्टी से आपका कंपटीशन है, आरजेडी के साथ आपका बिहार में कंपटीशन है, इसी तरह से जो तमाम क्षेत्रीय दल है दरअसल कंपटीशन उनसे है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मुसलमानों का साथ पाना बड़ी बात है, तो इसलिए यह सारा खेल चल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं तो नव संवत, नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ दुर्गा के जो चैत्र नवरात्र हैं इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को, देशवासियों को देना चाहिए। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, ईद की भी आपको मुबारकबाद। दूसरा मैं, और ईद की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि मैं कैसे यकी कर लूं वो दूर जाके रोए, मैं कैसे यकी कर लूं वो दूर जाके रोए, अब मेरे पास से वो गुजरे मेरा हाल तक न पूछा। मोदी साहब के 2014 से लेकर 24-25 आगे आए, तीसरी बार कार्यकाल इनका बन रहा है। इनके सारे वादों को अगर उठा के ले लीजिए तो वो कोई सच नहीं हुए, सब झूठ के आधार पर टिके हुए थे। तो ये जब जेपीसी हुई थी और जगदम्बिका पाल साहब को इसका चेयरमैन बनाया बफ का, तो ना तो सबसे पहले तो 2/3 से ज्यादा बहुमत के लोग थे सरकार और उसके समर्थक दलों के, और अपोजिशन के जितने लोग थे उस दिन उनको सुना नहीं गया, उन्होंने बहिष्कार किया था। 2/3 से ज्यादा बहुमत था सरकार ने, 2/3 से ज्यादा बहुमत था। अजय जी, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी चीज आपने कहा वो दूर जाके रोए। 3 तलाक पे आपने कहा कि सरकार, मैं बाकी चीजों पर जा नहीं रहा हूं क्योंकि आज इसी पर फोकस रखते हैं। 3 तलाक पर आप सरकार के साथ थे या विरोध में थे? मैं अभी पहले आपको बता तो दूं, उसकी को फिर उस पर भी बता दूंगा। तो जब, क्योंकि बात प्रोग्रेसिव बिल्स की हो रही है कि अगर प्रोग्रेसिव की बात हो रही है जी प्रोग्रेसिव सरकार, देखिए सरकार जो चाहती है पास कर लेती है। सरकार, विपक्ष, हमारा काम है मुद्दों की बात, जनता की बात, देश की 70% आबादी की बात। इनके साथ 40 गठबंधन के लोग हैं, अगर हमारे साथ 24 हैं तो ठीक है। तो चलिए वक्फ बिल पर आपका क्या मुद्दा है, यही हम लोग भी ठीक से बताइए। 70%। ठीक है। नहीं, वक्फ बिल पर देखिए हमारा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान का जो गरीब मुसलमान है
और हिंदुस्तान की जो संस्था है मुस्लिमों की, एक संस्था को आप पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कैथोलिक केरल से अल्पसंख्यकों के लिए आई, एक संस्था का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है, 28 स्टेट और 8 टेरिटोरियम नहीं है। ऐसे ये इस पर आपको संशोधित चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है जो चाहे लिख लिया और उसे पास कर दिया। ये यहाँ पर ये लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के बहुत सारे विद्वान। तो ये आपको क्यों लग रहा है कि डिक्टेटरशिप? देखिए अजय जी, मैं दरअसल बीच में नहीं टोकना चाह रहा आपको बार बार, लेकिन जो तर्क आप लोग दे रहे हैं, दरअसल सरकार की तरफ से बार बार, ये चूंकि ओपन फ्रेम में है तो मैं धनंजय जी के पास बाद में आऊंगा, मैं पहले जो सरकार की जो बातें हैं, जो पब्लिक में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सरकार बार बार कह रही है कि आप डिबेट करा लीजिए, आपके सामने सारी चीजें रखी गई हैं। ये जो तमाम इसमें जो गरीब मुसलमान हैं उन तक ये वक्फ का जो पैसा है वो पहुंच ही नहीं पाता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, 1.26 करोड़ के केवल उसकी आय है। तो अगर इसकी आय होगी, गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा, तो इसमें बुराई कहां है? आप ये बताइए, भविष्य में इस वक्फ बिल के क्या फायदे हैं? जरा सा 3 फायदे बता दीजिए। एक फायदा तो यही बता दिया कि गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा। 3 फायदे बता दीजिए। दूसरा, महिलाओं के पास तक महिलाओं को साथ मिलेगा, बाकी सभी वर्गों को मिलेगा। और आपने कहा कि एक संस्था को ले आए, तो अगर इसी तरह से बात कही जाएगी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आप कहेंगे कि वो भी एक संस्था है। फिर तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगेंगे ना। मैंने इसीलिए तो शेर सुनाया था कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए। नहीं, मेरे पास से वो गुजरे, मेरे हाल दूर जाके कहां रोए? 3 तलाक पे, चलिए मैं धनंजय गिरी को लेकर आऊंगा। दूर जाके कहां रोए? 3 तलाक पर तो देखिए ना, महिलाओं के साथ न्याय किया मुस्लिम महिलाओं के साथ में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हालांकि उसके खिलाफ भी खड़ा रहा। ये तो प्रोग्रेसिव कानून था ना, ये तो मानते हैं आप। धनंजय गिरी, ये विरोध के लिए विरोध है। धनंजय गिरी, विरोध के लिए विरोध है, क्या कहेंगे आप? निखिल जी, मैं इस पर बहुत कुछ तफसील से कह सकता हूं, लेकिन मैं आज अजय वर्मा की बात को बिंदुवार ही जवाब दे देता हूं। गालिब का शेर है कि हमें दुनिया की ईदों से क्या वास्ता गालिब, हमारा चांद दिखे हम ईद मना ले। उसी तरह से कांग्रेस का कहना है कि हमें देश के संविधान से क्या वास्ता, हमारा मुसलमान हमारे साथ हो जाए, हम मुल्क को भाड़ में भेज दे। ये कांग्रेस का पहला फॉर्मूला है। दूसरा, ये कह रहे थे कि एक संस्था को आप कैसे मान लेंगे। अरे भाई, एक साहिबानों के मामले में आपने देश के पूरे संविधान को ताक पर रख दिया था, 11 जजों की बेंच को आपने ताक पर रख दिया था। एक संस्था की बात कर रहे हैं, एक महिला को आपने न्याय करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अरे कांग्रेस के हम कितने कुकर्म गिनाए। आज केरल की क्रॉस पॉलिटिक्स भी कह रही है कि क्रॉस की राजनीति करो। ये कांग्रेस के गर्भनाल से जुड़ा हुआ जो कैथोलिक चर्च है वो भी कह रहा है कि 400 एकड़ की तड़पड़ उसको भी हो रही है। कांग्रेस एक्सपोज हो रही है और वो सारे राजनीतिक दल एक्सपोज हो रहे हैं। ये वक्त और वक्त दोनों की जरूरत है निखिल जी, कि कानून में, संविधान में वक्त में बदलाव किया जाए। वक्फ बोर्ड आज मुट्ठी भर खाए पिए घाये लोगों का जमावड़ा है। यहाँ मजलूमों की कोई इज्जत नहीं है, गरीब बेवाओं और तलाकशुदा के कोई इसमें इज्जत नहीं है। हम सबके लिए लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहूंगा, हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब जाके होता है चमन में नरेंद्र मोदी जैसा दीदावर पैदा। आज वो हर व्यक्ति के 3 तलाक में महिलाओं के आंसू पोंछने की बात हो, उड़ान योजना हो, तमाम महिलाओं को स्कॉलरशिप देने की बात हो, मौलाना आजाद स्कीम हो, हम तमाम सबको उसका हक देना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेस का एक ही नारा है, तुष्टीकरण करो, अपीचमेंट की पॉलिटिक्स करो, कुछ लोगों को भड़काओ, कुछ लोगों को सहलाओ, कुछ लोगों को दबाओ। अरे वक्फ बोर्ड के खिलाफ 90,000 केसेस चल रहे हैं, उसमें गरीब मुस्लिम, सिया मुस्लिम वगैरह, बोहरा समाज, महिलाओं ने 2/3 केस इन्हीं लोगों के हैं। ASIS स्मारक के बीच 120 मोनामेंट को लेकर के विवाद चल रहा है। अरे 1923, 1995 और 2013 में गिरेगा सीमित शक्तियों को। केरल में 400 किसानों वक्फ बोर्ड की मनमानी प्रोटेस्ट किया, 400, 1000 चर्चों ने मोर्चा खोल रखा है। कोची के मछुआरों ने गांव के चिराई गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। 1500 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर को, जब इस्लाम तामील में नहीं आया था तब के मंदिर को, केरल के करबुर्गी को, कर्नाटक में मंत्री जमीर अहमद ने खुद कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 23,000 एकड़ जमीन है, बाकी जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी है। तो भाई बाकी जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी है, 1.2 लाख एकड़ जमीन कर्नाटक में वक्फ बोर्ड दावा करता है और मंत्री कह रहा है 23,000 एकड़ है। तो भाई 1 लाख एकड़ जमीन किसने कब्जा कर रखी है? तो ये सब क्या पता नहीं किया जाए, या कुछ लोगों को मठाधीश बना दिया जाए, कुछ लोगों के हम मुल्क के ऊपर मुसलमान भाई इसमें खुश रहो और हम कांग्रेस के वोटर बनकर रहो। कांग्रेस की पालकी ढोए, कांग्रेस की पालकी धोए कुछ लोग,
उनको फेनेटिक बनाइए, उनसे पत्थर चलवाइए। हम कहते हैं एक हाथ में ठीक है, इसी पॉइंट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की पालकी ढोए, विपक्षी दलों की पालकी ढोए, ये चाहते हैं कि दरअसल जैसा कि आपने कहा कि खाए पिए अघाए लोगों का जमावड़ा है, और ये जो राजनीतिक दल है दूसरे, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड का जो फायदा है वो आम मुसलमानों तक पहुंचे। मैं इस बात को पर चाहूंगा इनसाइड फिरोज बख्त अहमद साहब से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सर, स्वागत है आपका। दरअसल मैं इस विषय पर इनसाइड चाहता हूं आपसे, आप इस विषय पर जानकारी दें कि क्या ये बिल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा, वक्फ की जो बोर्ड है उसको लेकर के कितना जरूरी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए हजरत, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने दोनों दोस्तों को सुना, एक कांग्रेस से हैं और एक भाजपा से हैं जी। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी पार्टीज को उन्होंने जो लाइन है उसको टो किया जी। देखिए यहाँ मैं बड़ा सफाई से कह दूं, आपने जो सवाल मुझसे किया है, ये जो बिल है, क्या ये बिल जो है बामकसद है, क्या इसमें इंसाफ किया जाएगा मुसलमानों के साथ? ये जो बिल है, ये हर हालत में इसमें मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। बहुत से लोग, और खास तौर से वो लोग जिसमें मैं नाम लेके कहूंगा, सिवाय अल्लाह के किसी से मैं डरता नहीं, खौफ नहीं खाता, चाहे वो वैसी बिरादरान हो, चाहे वो तौकीर रजा साहब हो, या कोई भी खान साहब हो, ये वही लोग अमेंडमेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं वक्फ के, कि जिन्होंने वक्फ की हजारों एकड़ जमीन दबा रखी है। आप ये बताइए, अभी एक पॉइंट आया था, आप ही ने कहा था या हमारे साथी ने कहा था बीजेपी से, कि वक्फ को खुले हुए काफी अरसा हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गए। क्या वक्फ बोर्ड ने किसी बेवा की मदद की है, किसी गरीब बच्चे की मदद की है, कोई जो सीनियर सिटीजन है उसकी मदद की है? कहीं से कोई मदद नहीं हुई। इतने दिन से वक्फ बोर्ड चल रहा है, तो किस मुसलमान को 10 रुपए का फायदा हुआ है? किसी को नहीं हुआ। सरकार यही चाहती है, ये वक्फ की जमीन 9-9.5 लाख एकड़ जो जमीन है कि मुसलमानों की है, जैसे बरगलाया जा रहा है, लटकाया झटकाया, बहलाया फुसलाया और भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है मुसलमानों को। अरे मुसलमानों, हाय तुम्हारी मसाजिद चली जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें चली जाएंगी, तुम अपने जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए तुम्हारे कब्रिस्तान चले जाएंगे। मतलब इस तरीके का जो टोन और टेन्योर शुरू कर दिया ना उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द करके बेच के, वही लोग जो है मैदान में उतरे हुए। और मैं मुसलमान तो बेचारा भूला भाला है, उसे पता नहीं, वो सोचते हैं कि एक पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है, काली पट्टी लगा लो, काली पट्टी लगा के एक मुबारक और मोहतरम दिन में काली पट्टियां लगा लेते हैं। उनसे कहा जाए तुम मैले कपड़े पर, अरे क्या क्या हो रहा है? आप जैसे लोगों को क्या नहीं लगता है कि समाज में आगे आना चाहिए, जो मुस्लिम समुदाय है उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए? आपकी भी देखिए मैं एक बात बता दूं, देखिए सुनिए, नहीं आपने सही बात उठाई है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं मुस्लिम समाज का ना तो दुकानदार हूं, ना मकानदार, ना ठेकेदार। मैं जो भी है, मैं 30-40 साल से मुस्लिम समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए मैं जो भी कुछ होता है मैं कायदे से कर रहा हूँ। ना मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, ना संघ का हिस्सा हूँ, ना कांग्रेस, सपा, बसपा। मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मैं भारत माता का हितैषी हूँ। ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू सी कि मतलब हम लोग किस तरीके से, देखिए मुसलमानों के अंदर हमारी बात है, क्रेडिबिलिटी है। हम अगर उनको समझाएंगे, देखो वक्फ बोर्ड में कोई नुकसान नहीं हो रहा, सरकार क्या मोदी जी, क्या प्रेसिडेंट, कोई भी 1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं ले सकते। मोदी जी की भी हिम्मत नहीं है कि 1 इंच ले लें 9 लाख एकड़ में से। ये तो सरकार ये चाह रही है कि जो मुसलमान पिछड़े रहेगा, इनके हाथ में भीख का प्याला आ गया, कुछ नहीं इनके लिए, रिजर्वेशन के नाम में कुछ नहीं इनको दिया। ये सरकार ये सब देख के, और आखिर में एक बात कह के बात को तमाम करूंगा, भैया पहले देख तो लो इसको, एक मिनट इसको पास तो हो जाने दो। जो गाड़ी आई नहीं स्टेशन पे, आप कह रहे हो गाड़ी में सीटें नहीं है, गाड़ी में पंखे नहीं है, गाड़ी में लाइट नहीं, बिजली नहीं। अरे भैया आओ देखो, अगर ये ठीक नहीं चले तो करो प्रोटेस्ट। ठीक है। पूजा मिश्रा के पास चले गए। पूजा मिश्रा, आपसे बात नहीं हो पाई थी, नेटवर्क पे कुछ दिक्कत थी। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी बात हम सब सुन सकेंगे। महिलाओं को बिल्कुल भागीदारी इसमें नहीं मिलती है, ये कहा जा रहा है, एक बड़ा आरोप है। और ये कहा जा रहा है जिस तरह से 3 तलाक का जब कानून आया था तब भी बड़ा विरोध हुआ था उसका, और आप समझती हैं एक महिला होकर के कि इस तरह के जो प्रोग्रेसिव कानून है उससे अगर आम मुसलमानों को फायदा हो रहा है, महिलाओं को फायदा हो रहा है, तो क्यों इसके विरोध में खड़े होना? आप लोग अपने नेता को बताइए, या आप क्या इसके बारे में सोचती, सबसे पहले तो यही बताइए।
निखिल जी आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार और सभी को नवरात्रि और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा महिलाओं की, हालांकि महिलाओं की हितैषी बीजेपी कब से हो गई। जब हिंदू कोड बिल आया था तो किसने विरोध किया था? अरे बिल्कुल तांडव किए थे सड़कों पे जाकर के। इवन ऐसा हुआ कि आपको पता होगा इतिहास कि महिलाओं को अधिकार कैसे मिला हुआ है कि जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और नेहरू जी को फ्रैक्शन कर करके जो है पारित करना पड़ा तो हिंदू कोड बिल को, कि एक फ्रैक्शन में ये पारित होगा कि जो है संपत्ति पे अधिकार होगा महिलाओं का, उसके बाद में नेक्स्ट फ्रैक्शन में पारित होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का जो है रक्षा करना चाहते हैं। इससे पहले जो कह रहे थे प्रोफेसर जी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन भी नहीं दिया गया हुआ, इसकी वजह से परेशानियां हैं, सरकार ये चिंता कर रही है। भाई मुस्लिम रिजर्वेशन का विरोध कर रही है सरकार, वो चिंता कहां कर रही है? आप सारी बातें कर रही हैं वक्फ बिल के अलावा, मुस्लिम रिजर्वेशन आप बात कर रही है, हिंदू कोड बिल मैं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं वक्फ बिल पे आ रही हूँ। जी पहली बात तो वक्फ बिल पे जो है जो मिसलीडिंग किया जा रहा है बार बार। अभी इससे पहले भी जो है अमित शाह जी जब बैठे हुए थे कहीं पॉडकास्ट पे, उन्होंने कहा कि जो वक्त की जो फैसले होते हैं वो कहीं चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। अगर गैजेट नोटिफिकेशन आ गया तो निखिल जी कहा जाता है ये मिसलीड किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि 1995 के अधिनियम के धारा 83 और 85 ये डिस्कस करता है, वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करता है। और आपको पता है वक्फ ट्रिब्यूनल का जो 85 जो धारा है वो धारा में कहा जाता है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जो आपकी 83 जो है धारा 83(9) उसके अनुसार अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो रिजल्ट फैसला आया हुआ है उसमें अगर आपको आपत्ति होती है तो आप जो है संवैधानिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 226 और 227 आप इसको जो है न्यायालय में जा करके चैलेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि 2025 लेकिन ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे? ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे मैम, ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे? ट्रिब्यूनल में भी वक्फ बोर्ड के ही लोग होंगे, यानी तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दाई, तुम ही जो गवाह, तुम ही सारी चीजें। और आप देखिए ना 90,000 से ज्यादा इस तरह से मुस्लिम्स हैं जिनके मामले पेंडिंग है, वो खुद चाहते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी। निखिल जी आपको पता है कि ट्रिब्यूनल का फॉर्मेट क्या होता है? हमारे आर्मी में भी ट्रिब्यूनल है और आपको पता है कि ट्रिब्यूनल एक डिजाइन किया गया हुआ है ताकि एक स्पेसिफिक डोमेन को फोकस करके जो है कार्य कर सके, जो लंबित रहती है चीजों उसको जल्दी खत्म किया जा सके। उसमें जो है एक रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के और उसके बाद में जो जिनको इसके बारे में जानकारी होती है, इस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र का वो मुद्दा स्पेसिफिक डोमेन। आपको ऐतराज कहाँ है इस संशोधन में? आपको चलिए मैंने आपकी बात मान भी ली, तो आपको ऐतराज कहां है इस संशोधन में? अगर इसको और डायनेमिक बनाया जा रहा है और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे जो सवाल उठ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ 26 लाख उस पर आय हो रही है, 9.5 लाख एकड़ पर कितना मुसलमानों तक पहुंच रहा है? आपको पता है कि मैं आपको चाहूं तो पूरे इंडिया का भी डाटा दे सकती हूँ, आप चैनल वाले आपको पास में और ज्यादा डाटा होगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 16,000 जो मदरसे हैं वो वक्फ बोर्ड चला रही है, वक्फ बोर्ड भाई उसको फंडिंग कर रही होती है। उत्तराखंड में जो है 117 मदरसे हैं जिसको वक्फ बोर्ड फंडिंग कर रही है। और इसी तरीके से अगर आप उठा करके देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ऐसे बहुत सारे जो चैरिटेबल वर्क है वो करती चली जा रही है। तो ये ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ संपत्ति के पास में चलता चला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि परेशानी किस लिए? हमें परेशानी इसमें है, इसलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, धनंजय गिरी से जवाब ले लेते हैं। किसी और को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, नॉन जो है मुस्लिम वहां पे बांट रहे हैं, इससे परेशानी। आप गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी देना चाहते हैं, इससे परेशानी है। अगर आप हमें सुनेंगे ही नहीं, जेपीसी की मीटिंग में आपने हमें कितना सुना? आपने हमारे ऑब्जेक्शन को भी उस रिपोर्ट से बाहर कर दिया। जब तक हमारे ऑब्जेक्शन रिपोर्ट में नहीं रहेंगे, जब तक हमको सुना नहीं जाएगा, तब तक कैसे होगा? ठीक है धनंजय गिरी बहुत संक्षेप में जवाब दें। ठीक है मैडम, समय नहीं रहेगा, धनंजय गिरी से जवाब ले लें। धनंजय जी संक्षेप में। निखिल जी बिंदु बार जवाब देता हूं। पहले बहन ने कहा कि महिलाओं की चिंता, हाँ बहन हमें महिलाओं की चिंता है और वाचन में नहीं कर्मणा में है। इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को जब गेस्ट हाउस कांड किया गया और सपा के गुंडों ने उनका सील हरण और उनके प्राणघातक हमले किए तो भाजपा के कार्यकर्ता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपने प्राणों की बलि देने दी, उनको बचाया और बहन मायावती ने जीवन भर राखी बांधी और FIR लिखाया कि सपा के गुंडों ने, वे भाई भट्ट में लिखवाया था, बहन FIR कहीं पढ़ रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मेरी प्रतिष्ठा लेने की कोशिश की और मुझ पर प्राणघातक हमले किए। और जिस पार्टी के आप नेता हैं उसके नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो हम इस तरह के संस्कार से नहीं आते हैं, हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी बात देखिए जी, आपने वक्त वाले पर आइए, वक्त वाले पर आइए, जल्दी, समय बहुत कम है। दलील भी तुम, जज भी तुम, इंसाफ भी तुम। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अरे जो कह रहा है कि भाई जमीन, जिसने कहा कि 18 एकड़ के कर्नाटक में किसान की जमीन, कहा एक मुस्लिम परिवार ने कि भाई दफना लेने दो मेरे बॉडी को, और 18 एकड़ जमीन पर कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है।
400 एकड़ जमीन कह दिया, 120 स्मारकों को कह दिया कर्नाटक में, अब सबसे ज्यादा उसके बाद आप बेंगलुरु में, रायचूर में, कलबुर्गी में, हसन में, तमिलनाडु में, कहा यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। पूरे देश में वक्फ बोर्ड ने कितना दावा कर रखा है, यहाँ हनुमान जी के मंदिर को कर रखा है, दिल्ली के मंदिर को कर रखा है, यहाँ गुरुद्वारे को कर रखा है हरियाणा में, भाई कहां कहां दावा कर रखा है। इस दावे के निपटाने में और 2013 में जो असीमित शक्ति आपने दे दी कांग्रेस पार्टी ने, चंद वोटों की खातिर मुल्क को ही कुर्बान कर दिया, सारे जमीन दान कर दिया, कह दिया कि जहां मन कर वहीं झंडा गाड़ दो, जहां मन कर वहीं झंडा गाड़ दो। चलिए ये पॉइंट आपने बताया है और ये रजिस्टर हो गया। आज हमारे पास चर्चा का बस इतना ही समय है। धनंजय जी माफी चाहूंगा, धनंजय जी, अजय वर्मा जी, पूजा मिश्रा जी और फिरोज बख्त अहमद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मान सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन।